नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीड कैरियर गाइडलाइन में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय रेल में असिस्टेंट लोको पायलट के जॉब की। असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP का कार्य क्या होता है, ALP की चयन प्रक्रिया क्या है, ALP को कितनी सैलरी मिलती है और उसके जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन एवं करियर ग्रोथ के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं। लोको पायलट इंडियन रेलवे के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद है। यह ट्रेन को नियंत्रण एवं सुरक्षा की दृष्टि से ड्राइव करके सोर्स स्टेशन से उसके डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य करते हैं। कई बार इनके काम करने की अवधि लगातार 10 घंटों से भी अधिक होती है। अतः इस जॉब में शारीरिक एवं मानसिक रूप से विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है। इंडियन रेलवे में डायरेक्ट लोको पायलट की भर्ती नहीं होती है, बल्कि RRB द्वारा समय समय पर ALP के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। ये ALP से प्रमोशन के द्वारा सीनियर ALP, लोको पायलट सेंटर, गुड्स गार्ड, लोको पायलट गुड्स, पैसेंजर एवं एक्सप्रेस, मेलवार एक्सप्रेस बनते हैं। बात करें सहायक लोको पायलट के कार्य की, तो मुख्य कार्य लोको पायलट को ट्रेन संचालन में मदद करना, लोकोमोटिव की दक्षता को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए चार्ज लेने के वक्त लोकोमोटिव की समूची जांच करना, सिग्नल लाइट्स के बारे में लोको पायलट को सचेत करना और कॉलिंग सिग्नल एस्पेक्ट्स विथ गेस्चर साइन। ट्रेन रनिंग के दौरान सामने वाले ट्रैक OHE सिग्नल पर पैनी नज़र रखना, लोकोमोटिव के इक्विपमेंट की वर्किंग कंडीशन पर सतर्क नज़र बनाए रखना, लोकोमोटिव में आने वाली किसी भी माइनर प्रॉब्लम को रिपेयर करने में अर्थात उसके ट्रबल शूटिंग में लोको पायलट की मदद करना, किसी भी अबनॉर्मल स्थिति में लोको पायलट को अलर्ट करना, साथ ही सुरक्षा नियमों के तहत क्विक रिएक्ट करना शामिल है। बात करते हैं RRB ALP रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। सबसे पहले बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम 10वीं पास विथ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इसके साथ साथ ITI तकनीकी प्रमाण पत्र। RRB के नोटिफिकेशन में जो इंडिकेटेड ट्रेड्स शामिल किए गए हैं उन ट्रेड्स में ITI होना चाहिए, जैसे कि फिटर है, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन एसेट्रा। साथ में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के डिप्लोमा एवं डिग्री वाले अभ्यर्थी भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उम्र सीमा। उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा इस पद के लिए 18 साल है एवं अधिकतम 28 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए। OBC को 3 साल की छूट है, जबकि SC ST को 5 साल की छूट आरक्षण नियमों के अनुसार। बात करें चयन प्रक्रिया की, तो इसकी रिटन एग्ज़ाम में CBT 1 और CBT 2 2 चरणों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको टेस्ट भी कहते हैं, यह भी ऑनलाइन टेस्ट होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके पश्चात अंत में मेडिकल फिटनेस टेस्ट। हम बात करेंगे सबसे पहले CBT 1 की। इसमें कुल 75 प्रश्न 1 घंटे में हल करने होते हैं। यह प्रश्न मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के होते हैं। यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका कोई योगदान नहीं होता। टोटल वैकेंसी कम्युनिटी वाइज के 15 गुना सेकेंड स्टेज CBT के लिए क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जो निर्धारित की गई है, जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। लेकिन कट ऑफ में आने के लिए सेकेंड स्टेज के लिए अधिक से अधिक मार्क्स लाने की आवश्यकता है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम प्राप्त करें। बात करें सेकेंड स्टेज CBT की। यह एग्ज़ाम कुल 150 अंकों का होता है। इसमें 2 पार्ट शामिल होते हैं। पार्ट A 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का होता है और कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK, GS एवं करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं।
सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। सेम क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स जो निर्धारित है जनरल के लिए 40%, ओबीसी 35, एससी 30%, एसटी के लिए 25। सेकेंड स्टेज सीबीटी की बात करें तो पार्ट बी, इसमें चयन किए गए ट्रेड या टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 घंटे की अवधि का होता है यह। और पार्ट बी क्वालिफाई करने के लिए सभी अभ्यर्थी को मिनिमम 35% अंक लाना अनिवार्य है, कोई छूट नहीं होती। मेरिट बनाते समय इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, तो इट इज़ ओनली फॉर क्वालिफाइंग पर्पस। टोटल वैकेंसी कम्युनिटी वाइज के 8 गुना कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट को हम साइको टेस्ट भी कहते हैं। इसमें मानसिक परीक्षण वाले प्रश्नों के अनेक सेट होते हैं जिन्हें निर्धारित समय के भीतर तेज़ी से हल करना होता है। इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 42% अंक लाना अनिवार्य है। वर्तमान समय में इसमें अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि हटा दिया गया है। प्रत्येक चरण के बाद अभ्यर्थी के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर कट ऑफ जारी किए जाते हैं। सो अब बात करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। सेकेंड स्टेज सीबीटी के पार्ट ए का वेटेज 70% और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का 30% वेटेज लिया जाता है। टोटल वैकेंसी का 1.5 गुना कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट में इम्पैनल किया जाता है, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में मेरिट अनुसार टोटल वैकेंसी के बराबर अभ्यर्थी को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। उसके बाद टोटल वैकेंसी के 50% अतिरिक्त उम्मीदवारों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे मेडिकल टेस्ट की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करने के बाद फर्स्ट मेन पैनल लिस्ट के उम्मीदवारों को बाद में उनके ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पे मैसेज लिंक के द्वारा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिए जाते हैं, जिसमें अलॉटेड डिवीज़न के डीआरएम ऑफिस के पर्सनल डिपार्टमेंट या सीनियर डीपीओ ऑफिस को उन्हें रिपोर्ट करना होता है, जहां उल्लेखित सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए उन्हें रेलवे डिविजनल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। अब हम बात करेंगे एएलपी के मेडिकल बात करते हैं एएलपी के मेडिकल टेस्ट। एएलपी का मेडिकल टेस्ट में मुख्यतः आई विजन मेडिकल टेस्ट में मुख्यतः आई विजन वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस विजन 6/6 होना चाहिए। इसमें डिस्टेंस नियर विजन नॉर्मल, 6/6, कलर ब्लाइंडनेस नियर विजन नॉर्मल होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं फंडस होना टेस्ट, चाहिए, फॉग टेस्ट, फंडस स्लिट टेस्ट, लैंप टेस्ट इत्यादि। लैंप टेस्ट, हेडिंग टेस्ट, श्रवण क्षमता, लेंस सामान्य फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए। ईसीजी टेस्ट नॉर्मल, चेस्ट एक्सरे जांच, यूरिन टेस्ट नॉर्मल, ब्लड टेस्ट एक्सरे, ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेक, ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेक और हॉर्निया रहित, ये मेडिकल स्टैंडर्ड 1 के अनुसार होता है। अब हम बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार पूरी तरह मेडिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर करने के बाद रेलवे डिवीज़न हॉस्पिटल के जो सीएमएस या फिर डीओम होते हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित मेडिकल फिट सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, जिसे सीनियर डीपीओ ऑफिस को सबमिट किया जाता है, जिसके पश्चात पर्सनल डिपार्टमेंट या सीनियर डीपीओ ऑफिस से अप्रेंटिस असिस्टेंट लोको पायलट के पद के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान किया जाता है। साथ ही चयनित अभ्यर्थी का सर्विस रजिस्टर, जिसको एसआर बुक कहते हैं, वह रेडी किया जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग डिवीज़न स्तर पर सभी चयनित अप्रेंटिस एएलपी को टेक्निकल अर्थात ट्रैक्शन संबंधित ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिकल या डीजल ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। ईटीटीसी 84 दिन या फिर डीटीटीसी 48 दिन के लिए, जहां उन्हें लोकोमोटिव इंजन चलाने संबंधी सामान्य खराबी की स्थिति में माइनर रिपेयर करने अर्थात ट्रबल शूटिंग आदि की समूची जानकारी दी जाती है। इसके अंतर्गत क्लासरूम ट्रेनिंग और फील्ड ट्रेनिंग अर्थात प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी शामिल होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्नल ट्रेनिंग की। सिग्नल ट्रेनिंग को
GR एंड SR ट्रेनिंग भी कहा जाता है। यह 27 दिनों की ट्रेनिंग होती है जो जोनल ट्रेनिंग सेंटर में कराई जाती है, जहां रेलवे के जनरल रूल्स तथा संबंधित जोन के सब्सिडरी रूल SR के संदर्भ में उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। ट्रेनिंग में बेहतर परफॉर्मेंस कर अच्छे मार्क्स लाना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आगे आपके बैच की सीनियरिटी लिस्ट बनती है, जो प्रमोशन में आपको जल्दी प्रमोशन में लाभकारी सिद्ध होता है। तो सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा एक लेटर इश्यू करके आपको वैकेंसी अनुसार डिपो या लॉबी अलॉट किया जाता है, जहां लॉबी इंचार्ज यानी चीफ क्रू कंट्रोलर ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना होता है। पहले आपको मेन वर्किंग से पहले प्रत्येक सेक्शन के लिए LR रोड लर्निंग 3 टिप्स दिया जाता है, जिसमें एक नाइट शामिल होना चाहिए, जिससे आपको प्रत्येक सेक्शन में सभी सिग्नल लोकेशन, स्टेशन नेम, LC गेट, न्यूट्रल सेक्शन आदि के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। साथ में ALP के एक्चुअल वर्किंग की भी समूची जानकारी आपको मिल जाती है, जो लाभकारी होता है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो आपकी नॉर्मल ड्यूटी आरंभ हो जाती है। LR कंप्लीट होने के बाद नॉर्मल ड्यूटी आरंभ हो जाती है। क्रू अर्थात लोको पायलट एवं ALP जो ड्यूटी ऑन करने और ऑफ करने के समय जो महत्वपूर्ण डेली स्टेप फॉलो करते हैं, उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले ड्यूटी ऑन के समय CMS और रजिस्टर दोनों में साइन ऑन करना, ब्रेथलाइजर टेस्ट करना नॉन अल्कोहलिक प्रूफ करने के लिए। इसके अलावा बुक ट्रेन या पार्टिकुलर सेक्शन के लिए सही कॉशन ऑर्डर लेना। ड्यूटी ऑफ करने के समय CMS और रजिस्टर दोनों में साइन ऑफ करना, साथ में CTR सबमिट करना और ब्रेथलाइजर टेस्ट लास्ट में करना आवश्यक है। यह डेली स्टेप फॉलो करते हैं क्रू। नेक्स्ट अब बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट की फर्स्ट सैलरी क्या होती है। असिस्टेंट लोको पायलट का वेतन प्रारंभ में 1900 GP, इनिशियल बेसिक पे 19,900, पे लेवल 2 के अंतर्गत है। ट्रेनिंग के दौरान यानी अप्रेंटिस ALP के रूप में उनको स्टाइफन के तहत बेसिक पे प्लस उस पर सामान्य DA मिलता है, यानी 19,900 प्लस उस पर 34% DA, करंट DA रेट के अनुसार से 26,666। बाद में नॉर्मल वर्किंग ALP के रूप में अन्य भत्ते DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, HRA, किलोमीटर अलाउंस, सेल अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस आदि सभी मिलते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात है कि ये सभी भत्ते बेसिक पे प्लस 30% रनिंग पे एलिमेंट इंक्लूड करके मिलते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। 19,900 बेसिक पे लेवल 2 1900 GP में डियरनेस अलाउंस निकालते हैं। 30% रनिंग पे एलिमेंट इंक्लूड करके एक्चुअल बेसिक पे 19,900 मल्टीप्लाई 1.30 आएगा, उसका 34%, जो कि हम निकालते हैं तो निकलेगा 8,796। इसी तरह HRA जो 9% है जेट सिटी के लिए हम निकालेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद निकलता है 2,328। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फार्मूला के अनुसार 1800 प्लस 1800 का 34%, क्योंकि 2,412 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन बेसिक सैलरी जो बोलेंगे 30% पे एलिमेंट ऐड करने पर एक्चुअल बेसिक पे 24,200 से ज़्यादा हो जाता है। अब हम बात करेंगे रनिंग स्टाफ के किलोमीटर अर्न माइलेज के बारे में। यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है और रनिंग ड्यूटी के अनुसार सभी एम्प्लॉय का अलग अलग यह किलोमीटर अलाउंस होता है, और किलोमीटर अलाउंस के कारण ही रनिंग स्टाफ की सैलरी सेम ग्रेड पे में बेसिक सैलरी वाले एम्प्लॉय से अधिक हो जाती है। तो अगर 5,000 किलोमीटर मंथली माइलेज है तो 5,000 गुने 3.700 18,800 आ जाएगा। नाइट ड्यूटी अगर कैलकुलेट करें तो NDA फार्मूला के अनुसार बेसिक पे प्लस DA बाई 200। अगर हम बात करें कि कुल जो है 48 घंटे नाइट ड्यूटी एम्प्लॉय करता है तो एक यूनिट 8 घंटे की होती है, और
1 घंटे के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो 8 घंटे के लिए 80 मिनट। इस तरह से 1.3 आवर्स 80 मिनट का, तो 7.8 आवर्स NDA होगा। पूरा अगर हम कैलकुलेशन करें तो 173.3 एक नाइट ड्यूटी आवर्स के लिए 173 रुपये पे करना होगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7.8 से, तो हमारा एक्चुअल जो है नाइट ड्यूटी अलाउंस आ जाएगा। अब हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी में सभी अलाउंस को जोड़ देते हैं। जोड़ने पे हमको ग्रॉस सैलरी 53,708 प्राप्त होती है। डिडक्शन की बात करें तो NPS जो कि बेसिक विथ रनिंग एलिमेंट प्लस DA का 10% होता है, तो 3,466 बनेगा। प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपया, और उसको नेट सैलरी निकालने के लिए हम ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन को घटा देंगे, तो 50,042 रुपया बनता है। इस तरह हमको 50,000 से ज़्यादा सैलरी बनती है। अब बात करें ALP के जॉब प्रोफाइल या प्रमोशन की। ALP पहले 2 साल में इनिशियल बेसिक पे 19,900 और 1900 GP में काम करते हैं। बाद में 2 से 2.5 साल के बाद वे सीनियर ALP बन जाते हैं। 2400 ग्रेड 25,500 हो जाता है। फिर उनका प्रमोशन लोको पायलट सेंटर 2 में इनडायरेक्टली होता है, तब 29,200 हो जाता है। अब लोको पायलट गुड्स या लोको पायलट सेंटर ग्रेड 1 में 2 से 3 साल के भीतर वे ग्रेड 1 के रूप में प्रमोट हो जाते हैं। यानी अगर बात करें ALP के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति से, तो 5 से 7 साल के भीतर लोको पायलट गुड्स या सेंटर ग्रेड 1 बनते हैं। 4200 ग्रेड पे हो जाता है लेवल 6, और इनिशियल बेसिक पे 35,400। नेक्स्ट लोको पायलट पैसेंजर। लोको पायलट गुड्स के रूप में 7 से 12 साल तक काम करने के बाद सामान्यतः लोको पायलट पैसेंजर के रूप में प्रमोशन मिलता है। यानी ALP से अगर प्रारंभ तौर पे बात करें तो 12 से 18 साल लग जाते हैं। लोको पायलट मेल या एक्सप्रेस सुपरफास्ट। लोको पायलट पैसेंजर में 5 से 7 साल काम करने के बाद उनका प्रमोशन लोको पायलट मेल एक्सप्रेस में सामान्यतः हो जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है कि सीनियर ALP के बाद जो प्रमोशन है लोको पायलट मेल वार एक्सप्रेस, सारे प्रमोशन डिवीज़न और डिपो में रेल परिचालन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए क्रू की या स्टाफ की आवश्यकता या डिमांड पर निर्भर करता है। प्रमोशन में लगने वाली जो अवधि है कैंडिडेट के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकती है। प्रमोशन पॉलिसी लेकिन मुख्य रूप से सीनियरिटी बेस्ड होती है, जहाँ सीनियरिटी ट्रेनिंग जोनल ट्रेनिंग सेंटर में प्राप्त मार्क्स के आधार पर होती है। डिवीज़न वाइज एक निश्चित बैच या निश्चित पीरियड के बीच प्रशिक्षित सभी अभ्यर्थियों की एक सीनियरिटी लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें सभी कैंडिडेट्स को अपना एक निश्चित सीनियरिटी पोजीशन दिया जाता है। इसके अनुसार प्रमोशन उनकी समय समय पर होती है। नेक्स्ट लोको पायलट्स गुड्स या पैसेंजर वो CC क्रू कंट्रोलर, TPC ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर या फिर TLC के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो हैं वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यह सामान्यतः 3 साल के लिए होता है, लेकिन बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस या एबिलिटी के आधार पर इसको बढ़ाया जा सकता है। योग्यता की बात करें तो उनकी जो योग्यता है 75,000 किलोमीटर एक्चुअल फुट प्लेट होना चाहिए लोको पायलट के रूप में। साथ में मेडिकल फिटनेस A3 एंड बिलो फिट होना चाहिए। सीनियर DME और सीनियर TRSO के द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट डिवीज़न में किए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उनको सेम बेनिफिट रनिंग स्टाफ का मिलता है लेवल 6, बट नॉन रनिंग ड्यूटी वो करते हैं ऑफिस में। इसके लिए उनको AL के अलाउंस इन लियो ऑफ किलोमीटर्स के रूप में 120 किलोमीटर माइलेज मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं चीफ लोको इंस्पेक्टर की, यानी CLI। ये लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं। 4600 ग्रेड पे में ये डिपो या लॉबी के क्रू इंचार्ज यानी चीफ क्रू कंट्रोलर के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन इनका मुख्य कार्य क्रू यानी लोको पायलट और ALP के कार्यों का निरीक्षण करना है, मॉनिटरिंग करना है
तथा समय समय पर उनकी काउंसलिंग करना है। साथ ही उनसे संबंधित रिपोर्ट तैयार करना है एवं परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी ग्रेडिंग आदि करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट उनके योग्यता के बारे में, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर अप्लाइंग CLI। वैसे लोको पायलट गुड्स पैसेंजर मेल एक्सप्रेस जिनकी एक्चुअल फुट प्लेट यानी ड्राइविंग लोको पायलट के रूप में 5 लाख किलोमीटर पूरी हो गई हो या फिर 10 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई हो, जो भी पहले हो उसके आधार पर आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस A3 एवं बिलो फिट होना चाहिए। लोको पायलट जो मेडिकल डिकेटराइज हो गए हैं वे भी इसके लिए यदि वो दोनों शर्तों को पूरा करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बात करें रिटन एग्ज़ाम की तो यह 100 मार्क्स का होता है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें क्वालिफाई करने के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू सीनियर DE TRSO DME के सामने होता है। एक इम्पोर्टेंट बात है कि CLI ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर ETTC या DTC में चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, इसके लिए भी नोटिफिकेशन आते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सीड कैरियर गाइडलाइन and please support this channel. Thank you very much. Namaste. See you again with new video.